public finance and fiscal policy from forum PDF. So पब्लिक फाइनेंस होता है ना, इज ए स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक अथॉरिटीज़ इन एन इकोनॉमी, ठीक है ना। और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, इज द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रेज द रेवेन्यू एंड स्पेंड इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर फिजिकल पॉलिसी इज द बजट, याद रखना है। अब हम थोड़ा बजट के बारे में जान लेते हैं। सो द टर्म बजट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बॉगेट विच मीन्स अ लेदर बैग और वॉलेट, ठीक है। और बजट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ ईयर। सो और एक चीज़ और है कि आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द बजट एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। ठीक, मतलब आर्टिकल 112 में ना बजट टर्म नहीं है, वहाँ पे क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और द बजट इज़ नॉट merely a statement of receipts and expenditure. Along with it, three policy statements are mandated to be presented by Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 FRBM। इसमें क्या कहते हैं, तीन पॉलिसी स्टेटमेंट्स। पहला क्या था, मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट था, फिर दूसरा फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट था, फिर तीसरा क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। सो पहला देखते हैं मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स। Sets a 3-year rolling target for a specific fiscal indicators and examines whether revenue expenditure can be financed through a revenue receipts on a sustainable basis and how productively capital receipts including market borrowings are being utilized, ठीक है। और the fiscal policy strategy statement sets the priorities of the government in fiscal area, examining current policies and justifying any deviation in important fiscal measures। तीसरा क्या है, द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये क्या है, एसेसेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी विद द रिस्पेक्ट टू द जीडीपी ग्रोथ रेट, फिजिकल बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल बैलेंस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट के बारे में। सो इंडिया हैज़ नॉट डज नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म बजट बट इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी एज मैंडेटेड बाय FRBM एक्ट, ठीक है ना। और व्हेन अ बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एग्जीक्यूटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन लाइज विद द बजट आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बजट बाय लेजिस्लेचर, इट इज़ नोन एज एग्जीक्यूटिव बजट, ठीक है ना। ये एग्जीक्यूटिव बजट होता है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ बजट इन इंडिया, और ये इंडिया में फॉलो होता है। और अल्टरनेटिवली व्हेन अ बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कमिटी ऑफ लेजिस्लेचर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट इज़ नोन एज ए लेजिस्लेटिव बजट। इंडिया डज नॉट हैव दिस कॉन्सेप्ट, ये भी याद रखना है कि दो टाइप के बजट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बजट। एक और टाइप देखते हैं, ज़ीरो बेस्ड बजट जो होता है ना, ZBB, रेफर्स टू द प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम स्क्रैच और ज़ीरो बेस। और इन इंडिया ZBB was first introduced in the Department of Science and Technology in 1983। परफॉर्मेंस बजट इज़ अब हम देखते हैं, परफॉर्मेंस बजट इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर in the terms of function, programs, activities and projects that primarily reflects the input cost and output received। A system of performance budgeting by ministries was introduced in 1969 following the recommendation of Administrative Reforms Commission। अब आउटकम बजट देख लेते हैं। सो आउटकम बजट सिक्स टू ब्रिंग कोरिलेशन बिटवीन आउटले, आउटपुट एंड आउटकम। और आउटकम इज़ अ कलेक्टिव रिजल्ट और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है ना, इज़ द अथॉरिटी डैट कंपाइल्स ऑल सच आउटकम बजट। और अब हम देखते हैं जेंडर बजटिंग के बारे में। सो जेंडर बजटिंग लुक्स एट द गवर्नमेंट बजट फ्रॉम अ जेंडर परस्पेक्टिव टू एसेस हाउ इट एड्रेसेस द नीड्स ऑफ द वुमेन इन द एरियाज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स एट्सेट्रा। इट इज़ नॉट अ सेपरेट बजटिंग प्रोसेस। और जेंडर बजटिंग सेल्स होता है। जेंडर बजटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2005-06। अब हम देखते हैं प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड परफॉर्मेंस बजट, PPBS is the technique for optimizing allocation of funds in the budget through exercise of proper choice among the programs which compete for limited resources। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट। सो बजट कॉन्स्टिट्यूट टू अकाउंट्स, ठीक है ना, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट जो होता है ना, शोज द करंट फाइनेंशियल ईयर रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर दैट हैज़ टू बी मेड फॉर दीज रिसिप्ट्स। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज आर वन वे ट्रांजैक्शन। याद रखना है कि रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू अकाउंट, ये वन वे होता है। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट ऑफ द एसेट एज वेल एज लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन चेंजेस इन द कैपिटल। इट कैन बी सीन एज टू वे ट्रांजैक्शन, ये टू वे ट्रांजैक्शन होता है। और अब हम देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में।
So revenue receipts are those receipts which do not lead to a claim on the government in future. ठीक है. और these are termed non redeemable, मतलब cannot be claimed from the government. In simple terms, जो revenue receipts होते हैं ना, do not create any liability or any reduction in the assets of the government. They are divided into tax and non tax revenues. अब हम देखते हैं टैक्स रेवेन्यू जो होता है ना, इज एन इनकम अर्नड बाय टैक्स एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है ना. और ये फर्दर दो टाइप के हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो इन डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं रेवेन्यू सच एज इनकम टैक्स ऑन पर्सनल इनकम एंड कॉरपोरेशन टैक्स ऑन फर्म्स. और इनडायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू लाइक एक्साइज टैक्सेस ड्यूटीज लिवाइड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री एंड कस्टम ड्यूटीज, मतलब कि टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, और GST एट्सेट्रा. और अब देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अदर देन टैक्सेशन फॉर द गवर्नमेंट. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, फीस एंड पेनल्टीज एंड अदर रिसिप्ट्स फॉर सर्विसेज रेंडर बाय द गवर्नमेंट. ठीक है ना. अब हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स. सो कैपिटल रिसिप्ट्स आर ऑल दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स. जो कैपिटल रिसिप्ट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू डेट कैपिटल रिसिप्ट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स. सो दीज रिसिप्ट्स दैट क्रिएट अ रिपेमेंट बर्डन ऑन द गवर्नमेंट आर डेट कैपिटल रिसिप्ट्स. ठीक है ना. और इट इंक्लूड्स बोरिंग ऑन द ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम RBI थ्रू सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेजरी बिल्स, मार्केट बोरोइंग्स, लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा. और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? आर दोज रिसिप्ट्स दैट डू नॉट create a future repayment burden on the government. It includes disinvestment, proceeds of the government, sale of properties or a stake in the organization, receipts from recovery of loans. अब हम देखते हैं revenue expenditure. Revenue expenditure are those expenditure which do not create any assets. These are the expenditures incurred for the routine, usual and normal day-to-day running of the government. अब हम देखते हैं रेवेन्यू अकाउंट के बारे में, मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू. सो रिसिप्ट वाले में क्या है, एक ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, टैक्स और नॉन टैक्स. और जो टैक्स वाला ना वो भी दो पार्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट वाले में क्या क्या आता है, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है. और इनडायरेक्ट में क्या आता है, GST आता है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आता है. और नॉन टैक्स में क्या आता है, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स द गवर्नमेंट गेट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. ठीक है. और इंटरेस्ट रिसीप्ट्स होता है, grants which government receive from state governments or foreign countries. एक्सपेंडिचर में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन्स, सैलरीज, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड, सब्सिडीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन स्टेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज. अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स दैट क्रिएट सम एसेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं रिसिप्ट के बारे में. रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ये भी दो टाइप का है, और रिसिप्ट भी फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड, डेट और नॉन डेट. सो डेट में क्या है, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. और नॉन डेट में क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, लोन रिकवरी है. ठीक है ना, ये है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, लोन रिपेमेंट बाय द गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस बाय द गवर्नमेंट एंड कैपिटल एसेट्स. और एक जो चार्ट बना है, रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू, इसमें देख लेते हैं कि रुपीज़ कम्स फ्रॉम में क्या है, सबसे ज़्यादा किसका है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ 27% है. और उसके बाद अपना इनकम टैक्स है, फिर कॉरपोरेशन टैक्स है, फिर GST है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, कस्टम्स हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं. ठीक है ना, ये सब है. और रुपीज़ गोज़ टू में क्या है, सबसे ज़्यादा अपना इसमें स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़. ठीक है, ये है. फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं. ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन द डिफेंस एंड सब्सिडीज़. ठीक है ना. उसके बाद सब्सिडीज़ हैं, फिर डिफेंस हैं, फाइनेंस कमीशंस एंड अदर ट्रांसफर्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, अदर एक्सपेंडिचर्स एंड पेंशंस हैं. अब हम देखते हैं डेफिसिट इन पब्लिक फाइनेंस. सो इसमें क्या होता है, व्हेन अ गवर्नमेंट रेवेन्यूज एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर द बजट इज सेड टू बी इन सरप्लस. अब बजट सरप्लस इज नॉट ऑलवेज अ गुड साइन. ठीक है, ये भी याद रखना है. अब द बजट सरप्लस पॉइंट्स टू अ पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग इनफ इन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, not raising salaries, not promoting credit uptakes, or even lacks the ability to undertake the development work. Budget deficit क्या होता है? Budget deficit is the difference between the total expenditure and total receipts of the government. Usually the budget deficit
is zero as the government always matches the shortfall in the revenue with borrowings or other measures. बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस टोटल रिसिप्ट्स. अब हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. सो रेवेन्यू डेफिसिट्स आर डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स. और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स. जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, रिटार्ड्स फ्यूचर ग्रोथ ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट प्रेशर. प्राइमरी डेफिसिट का देखते हैं. प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर्स फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स. सो ये जितना एक फार्मूला, एक मेरे जो व्हाट्सएप पे कुछ टेबल्स है ना, उसको याद कर लेना उस फार्मूला को. प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस बोरोइंग. अब हम देखते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एडजस्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर undertaken by the states from the grants they receive from the center. The concept of effective revenue deficit was introduced in यूनियन बजट 2012-13 में, ठीक है ना. मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू बजट क्या, डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स. और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर फाइनेंसिंग द एक्सेस एक्सपेंडिचर मतलब डेफिसिट विद आउटसाइड रिसोर्सेज. The expenditure gap is financed by either borrowing from RBI मतलब monetized deficit or through borrowing from the market. Inflationary क्या होता है? मतलब one of the main criticism of the deficit is that they are inflationary. मतलब जो deficit financing में inflationary कैसे होता है? This is because when government increases spending, higher expenditure or cuts taxes मतलब leading to reduced revenue receipts, aggregate demand increases as the economic agents मतलब people or firms जो होते हैं ना, now have more money with them. Or external borrowing brings in foreign currency, it is preferred over the internal borrowings due to elimination of crowding out effect. ये भी याद रखना है कि एक्सटर्नल बोरोइंग ज़्यादा वो प्रिफर्ड होता है. अब हम देखते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस. सो इसमें क्या होता है? इन एन इकोनॉमी ऑल रिसिप्ट्स आर रिसीव्ड विद द लैग होता है, वाइल एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड इमीजिएटली. टू एड्रेस दिस मिसमैच RBI प्रोवाइड्स अ टेम्पररी ओवरड्राफ्ट, अ फैसिलिटी कॉल्ड वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है ना. It is for time period of 90 days and the amount of overdraft is 20,000 crore during April to September and 600 crores during October to March. एक चीज़ याद रखना है, थ्रू मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इट इन्वॉल्व्स मोनेटाइजेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट्स विद मनी इंस्टेड ऑफ डेट बोरोइंग, ठीक है ना, टू बी रिपेड एट सम फ्यूचर डेट्स. और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कैन बी डन अंडर टू वेज, ठीक है ना, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन एंड इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन. अंडर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन RBI प्रिंट्स न्यू करेंसी एंड परचेजेस government bonds directly from the government using this currency. In indirect monetization, deficits are monetized as the government issue bonds in the primary sector and RBI purchases an equivalent amount of government bonds from the secondary market in the form of open market operations, ठीक है ना. और ट्रेजरी बिल्स आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स issued by the government of India and are presently issued in 3 tenures, ठीक है ना, 91, 182 and 364 days. और एक चीज़ और याद रखना, विद इनैक्टमेंट ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM Act 2003, RBI was completely barred from subscribing to the primary issuance of the government. The FRBM Act as amended in 2017 contained an escape clause which permits monetization of deficit under special circumstances. अब हम देखते हैं पब्लिक डेट के बारे में. सो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इंक्लूड्स ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब डिफाइंड एज पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज इन द पब्लिक अकाउंट कॉल्ड अदर लाइबिलिटीज. और जो पब्लिक डेट होता है ना इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट. इंटरनल डेट जो होता है ना कंसिस्ट ऑफ मार्केटेबल डेट एंड नॉन मार्केटेबल डेट. मार्केटेबल डेट comprises of the government dated securities and treasury bills issued through auctions, ठीक है ना. और नॉन मार्केटेबल डेट होता है ना comprises of intermediate treasury bills मतलब 14 डेट intermediate treasury bills issued to the state governments UT of the Puducherry and select central banks. Special securities issued against small savings, special securities issued to the public sector banks, EXIM security issued to the international financial statement.
and compensation and other bonds. और पब्लिक डेट क्या, अब हम देखते हैं पब्लिक डेट इंक्लूड इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट. इंटरनल डेट क्या होता है? इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ लोन रेज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन द कंट्री. और एक्सटर्नल डेट क्या होता है? इज दैट अमाउंट विच सेंट्रल गवर्नमेंट borrows from the international financing agency for financing various developmental project. इंटरनल डेट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 93% ऑफ द ओवरऑल पब्लिक डेट. अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं डेट वर्सेस डेफिसिट के बारे में. वाइल डेफिसिट मेजर्स द एक्सपेंडिचर रेवेन्यू गैप इन द पर्टिकुलर ईयर, डेट टेल्स अस हाउ मच द गवर्नमेंट हैज़ बोरोड ओवर द ईयर टू ब्रिज द एक्सपेंडिचर रेवेन्यू गैप. इन सिंपल टर्म्स ऑल द डेफिसिट्स ओवर द ईयर एड टू बिकम द टोटल डेट. ठीक है ना, याद रखना. नेक्स्ट टर्म है डेट टू जीडीपी रेशियो. So debt to GDP ratio is the ratio between the country's debt and its gross domestic product. The higher the debt to GDP ratio, the less likely the government will pay back its debt and the higher its risk of default. A low debt to GDP ratio is a measure of the healthy economy that produces and sells goods and services without accumulating future debts. और अब हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं. सो फिजिकल पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट परचेजेस, द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड द टैक्स स्ट्रक्चर. इट एम्स टू यूज इट्स थ्री मेजर इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्सिंग, स्पेंडिंग एंड बोरोइंग, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. और फिजिकल स्टांस क्या होता है? फिजिकल स्टांस रेफर्स टू द पोस्चर एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट रिफ्लेक्टेड थ्रू इट्स फिजिकल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग. और फिजिकल स्टांस कैन भी एक्सपेंशनरी मतलब स्टिमुलेटरी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है और कंसोलिडेटरी भी हो सकता है. सो फिजिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है? फिजिकल न्यूट्रलिटी इज द सिचुएशन व्हेन द नेट इफेक्ट ऑफ द टैक्सेशन एंड द पब्लिक स्पेंडिंग इज न्यूट्रल, नाइदर स्टिमुलेटिंग नॉट डैम्पनिंग डिमांड. और फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अटेम्प्ट्स बाय गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज टू फाइनेंशियली स्टिमुलेट्स एन इकोनॉमी. फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है? रेफर्स टू द एक्शंस एंड द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट नेशनल और स्टेट लेवल्स टू रिड्यूस देयर डेफिसिट एंड डिक्रीज द एक्यूमुलेशन ऑफ द डेट. द पाथ अडॉप्टेड फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन इन इंडिया इज एनुमरेटेड इन द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003. और अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया. सो द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ टैक्स रेवेन्यूज एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर टू नेविगेट द इकोनॉमी. If the government receives more revenue than it spends, it runs a surplus, while if it spends more than tax and non-tax receipts, it runs deficit. और India's balance of payments मतलब BOP crisis of 1991 led to the economic liberalization. When the deficit and debt situation again threatened to go out of control in early 2000s, FRBM Act 2003 was instituted. प्रॉब्लम्स विद हाई फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? हाई फिजिकल डेफिसिट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड क्राउड्स आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सो दिस डिक्रीज इन रेटिंग्स मेक्स इट मोर कॉस्टली फॉर द गवर्नमेंट टू रेज न्यू लोन्स. पुअर एंड क्रेडिट रेटिंग, द हायर द रिस्क एंड कॉस्टलियर द क्रेडिट. दिस पुट्स अ बर्डन ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड इट मे लीड टू डेट ट्रैप. अब हम देखते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003. सो दिस इज़ वाई फिजिकल FRBM एक्ट was enacted on 26 August 2003 to provide the support of strong institutional and statutory mechanism. It aims to make the central government responsible for ensuring intergenerational equity in fiscal management and long-term macroeconomic stability. According to FRBM, the government should eliminate revenue deficit and reduce fiscal deficit to 3% medium term of the GDP. ठीक है. और द एक्ट बाइंड्स नॉट ओनली present government but also the future government to adhere to the path of fiscal consolidation. The government can move away from the path of fiscal consolidation only in case of natural calamity, national security and other exceptional grounds which central government may specify. मतलब escape clause में जो दिया है. The act requires the government to lay before the parliament three policy statement in each financial year, namely midterm fiscal policy statement, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic fiscal framework policy statement. To impart fiscal discipline at the state level, the 12th Finance Commission gave incentives to the states through conditional debt restructuring and interest rate
relief for introducing fiscal responsibility legislations. FRBM review committee मतलब एनकेसिंग कमेटी. The government constituted a committee to review the FRBM in 2016 under the chairmanship of एनकेसिंग. इसमें क्या था, डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% शुड बी टारगेटेड विद 40% लिमिट फॉर द सेंटर एंड 20% लिमिट फॉर द स्टेट्स, एंड इट proposed yearly targets to the progressively reduce the fiscal and revenue deficit till 2023. डेट रूल था. It suggested setting up the autonomous fiscal council which will be tasked with monitoring the government's fiscal announcements for any given year. ठीक है. और the committee noted that under the FRBM Act, the government can deviate from the targets in case of national calamity, national security, and other exceptional circumstances notified by it, but the deviation should not be more than 0.5% of the GDP in the year. ये escape clause था. और the committee recommended that 15th Finance Commission should be asked to recommend the debt trajectory for individual state. This should be based on their track record of fiscal prudence. Fifth वाला क्या है, borrowing from the RBI. According to the suggestion of the committee, government must not borrow from the Reserve Bank of India except when the Union government has to meet a temporary shortfall in the receipt. RBI subscribes to the government securities to finance any deviation from the specified targets. RBI purchases government securities from the secondary market. ठीक है ना. So the government has accepted debt rule and escape clause. So इसमें याद रखना debt rule और escape clause. और अब हम देखते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन इन इंडिया. सो इसमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी FRBM एक्ट 2003 which puts legal obligation on the government to commit to a roadmap of fiscal consolidation. A double taxation avoidance agreement DTAA has been renegotiated and tax treaties have been signed with various countries to minimize tax evasions and avoidance through tax havens. ठीक है. A mechanism to include the state governments under the umbrella of fiscal responsibility was advised by 12th Finance Commission. By March 2016, all states and UTs had implemented their fiscal responsibilities acts. कुछ related terms देख लेते हैं, जैसे कि fiscal drag क्या होता है. Fiscal drag means slowdown of the economic growth as a result of the peoples moving into the higher tax brackets and paying larger a proportion of the income as tax that ultimately reduces the demand in the economy. इसका क्या होता है, इससे this increases the tax revenue for the government without actually increasing the tax rates, but this also increases the tax burden on the people, which reduces consumers spending. This leads to a fall in the aggregate demand and can lead to deflation in the economy. Golden rule क्या होता है, it is a rule which suggests that over economic cycle the government should borrow only to invest, not to finance the current expenditure. Twin deficit problem क्या होता है, recently the Ministry of Finance in its monthly economic review cautioned the re-emergence of the twin deficit problem in the economy. With higher commodities prices and debt rising subsidy burden, twin deficit refers to a nation's current account deficit and simultaneous fiscal deficit.